महात्मा काशीराम ने लोगों में जागृति पैदा की, उनके मिशन को आगे बढ़ाया, अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक्चुअली वो जो एक खला बनी ना जगजीवन राम के जाने से और डॉक्टर अम्बेडकर के जाने से, जो एक वैक्यूम बना, खाली स्पेस क्रिएट हो गया कि वहाँ आई नहीं कोई, दलितों के नाम लेने वाले नहीं है, तो काशीराम ने पूरे देश के नौजवानों को दिशा दिया, ऑर्गेनाइज किया, बड़ा काम कर दिया। तो आप उनको छोटे मोटे हल्के में नहीं ले सकते, उनका बहुत बड़ा योगदान। जय भीम का नारा बुलंद किया, जय भीम का डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को बता इसमें दो राय नहीं। उनके बाद देखे ना, जब अम्बेडकर और देखिए 2-3 ही नेता हैं, एक नेता उनसे पहले आए थे, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ, मैंने बल्कि मैं जगजीवन राम और अम्बेडकर के बाद किसी को बड़ा नेता मानता हूँ तो मौर्य को मानता हूँ, बीपी मौर्य। मैंने उनको पढ़ा है, सामाजिक न्याय पे जो उनकी सोच थी ना, वो इन नेताओं में। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, मैं आज इस मुद्दे पे आया हूँ कि जो आरक्षण है उसको आर्थिक आधार पर करने का अभी कल परसों एक याचिका दायर किया गया है। आरक्षण को आर्थिक आधार होना चाहिए, कैसे आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण कब तक होना चाहिए, सारे मुद्दे पे मैं चर्चा करने के लिए हमारे साथ मशहूर एडवोकेट हैं, जो जाने माने एडवोकेट हैं, समाज चिंतक भी हैं। इनसे समझो कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट के एक आर्डर आया था कि एससी समाज में जो डीएससी समाज है उसके हक के लिए कोटे में कोटा लागू हुआ था, सर ने उस लड़ाई को लड़ा और जीता। इनसे समझूंगा कि आखिर जो आर्थिक आधार पर आरक्षण का अभी याचिका दायर किया गया है ये कैसे देखते हैं। इनसे समझता हूँ सारी बातें, जो समाज में वैमनस्यता है उसको एक मंच पर लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाए और भागीदारी और सबको हक अधिकार कैसे मिले। तो इन्हीं सब बातों के लिए मैं आज हमारे साथ एडवोकेट ओपी शुक्ला सर हैं। इसे समझूंगा कि आखिर क्या समझते हैं। सर, सबसे पहले आपको जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। सर, आपका तबीयत कैसे है, कैसे हैं आप? अभी तक तो मैं ठीक हूँ, फिलहाल तो मैं ठीक हूँ। अच्छा। आगे का मैं कह नहीं सकता। जी जी, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक ठाक है। आप लोगों का प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। जी सर, मैं आपको की बार आप बोले बाबा साहेब जो संघर्ष किया है, क्या उस विरासत को इस समय दांव पर लगा है? गाँव पे मतलब गाँव मतलब जो उन्होंने संघर्ष किया उसको खत्म किया जा रहा है उसको नहीं। देखिए उन्होंने तो एक ऐसा समाज निर्माण करने की बात की थी जहाँ छूत ना हो, छोटा बड़ा ना हो, ऊंचा नीचा ना हो। तो भुलाया जा रहा है ना उस समय। वो लोग तो वो चाहते नहीं है ना। मुश्किल क्या है, जो जिस तरह की मानसिकता के लोग इस देश में हैं, सब लोगों को मैं नहीं कहूँगा, कुछ लोग ऐसी मानसिकता के लोग हैं वो नहीं चाहते कि दलित जो है, जो वंचित है, जो अछूत है, वो ऊपर उठ जाए और गरीब आदमी हमारे बगल में बैठे। वो एक तरह से मोनोपोलाइज करके बैठे कि ये पद ये जगह तो हमारे लिए है, हुकूमत करना तो हमारा काम है, सत्ता में रहना तो हमारा काम है, ये तो सेवक जातियाँ हैं, इनका काम तो समाज की सेवा करना है, सेवा करें। लेकिन नहीं, संविधान आने के बाद ये सब चीज़ें हो गई खत्म। सर, आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है कि एससी एसटी ओबीसी को एक मंच पर लाया जाए? क्योंकि मैं देखता हूँ कि अगर बाबा साहेब जयंती मनाया जाएगा तो कोई कहीं वाल्मीकि मनाएगा तो कोई चमार मनाएगा, अगर ललित सिंह यादव को जयंती मनाना है तो यादव मनाएगा, गाड़ी का जयंती मनाना तो धोबी मनाएगा। तो क्या ऐसा कोई फार्मूला है कि इन सब जातियों को एक मंच पर लाया जा सकता है? देखिए, पीछे भी बड़े प्रयास हुए हैं और मैं सबसे बड़ा प्रयास तो वीपी सिंह का मानता हूँ, जो मंडल कमीशन लेकर आए। देखिए, आप कौन लोग वीपी सिंह को किस तरह से देखता है, पर मैं उसको अलग तरीके से देखता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने मंडल कमीशन में भी लड़ाई करी। उनका आइडिया यही था कि सबको, बैकवर्ड को भी, दलितों को भी एक मंच पर लाना। आपने पता है, उसमें काशीराम भी उस आंदोलन में शामिल थे, ये सब पिछड़ी जातियाँ, मायावती, ये सब लोग उस आंदोलन में शामिल थे। बैकवर्ड क्लास को आरक्षण देने की बात आई थी। सबने क्या था, वही एक आइडिया पहली बार ही लेकर आए थे कि सब जातियाँ एक मंच पर आए, पिछड़ा भी आए, दलित भी आए और दूसरी जातियाँ भी आए। लेकिन मंडल कमीशन आने के बाद वो स्थिति और बदल गई, बल्कि बैकवर्ड क्लास में और दलितों में झगड़े होने शुरू हुए, जो नहीं होने चाहिए। ये एक्चुअली अपने ये जो बात आप सोच के चल रहे हैं ना, वो बड़ा मुश्किल सा नजर आता है। हर आदमी अपने अधिकार और अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ता है, अपने जात के नेता अपने जात के लिए लड़ता है, तो राजनीति आ गई ना उसमें। अब आप देखिए ना, जात के आधार पर देश में राजनीति होती है। पूरा बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो,
सब जाति के आधार पर, और ये बीमारियां दूसरी जगह। लेकिन सर कैसे मोदी अपने कितने मोदी की जात के लोग हैं लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री बना आना पड़ा, उनको भी मजबूरी में आना पड़ा, कहना पड़ा मैं भी बैकवर्ड क्लास का आदमी। इसकी जरूरत नहीं थी, इससे पहले ये सब चीजें नहीं थी, देश आजाद हुआ उसके बाद ये सब चीजें नहीं, धीरे 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 जाति पॉलिटिक्स आई, उसने हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब कैसे मेरे को तो समझ नहीं आता, कितने बड़े आप सोशोलॉजिस्ट से बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियन से बात कर रहे हैं, इनको एक मंच पे कैसे लाए समझ नहीं आया। अब आप बताइए, दलितों में एक साथ बैठने को तैयार नहीं है लोग, अलग अलग इंटरेस्ट है लोग, एक साथ बैठ के भाई परिवार में जैसे एक साथ बैठते हैं। गांधी की बात जो मैं कह रहा था आपको शुरू में बताया ना मैंने, जब उन्होंने कहा गांधी को कि जगजीवन राम को हमने मंत्री बना दिया तो आपकी समस्याएं हो जाएंगी, वो आइडिया उनका परसेप्शन जो था, गांधी का परसेप्शन ये था कि ये नेता जो बने ये सभी वर्गों का देखभाल करेंगे और सभी को हितों की रक्षा करेंगे। सर ये फार्मूला मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ, आप इसको गलत कर देना, सही कर देना जो आप बताएं। जैसे मान लीजिए कोई एससी के लोग हैं तो ललित सिंह यादव ज्योतिबा फुले के घर में तस्वीर लगाए, फोटो लगाए, और जो बैकवर्ड के लोग हैं बाबा साहब और क्या कहते हैं और बाकी सभी इनका रविदास जी का फोटो लगाएं, तो क्या इससे भाईचारा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा मतलब ये घटेगा? बढ़ेगा ना, जैसे मेरे कहने मतलब नहीं। देखिए अब मैं उसके लिए तो नहीं कह सकता कि रविदास का फोटो सब लगाएंगे, नहीं, ये आपस में जैसे डॉक्टर अम्बेडकर तो एक ऐसे हैं जिनके लग सकते हैं, लेकिन रविदास को वो जात के साथ जोड़ दिया उन्होंने, ये जात के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। रविदास इतने बड़े संत हुए, उन्होंने सबसे पहले बराबरी की बात। मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ, क्या इस तरह से बदलाव हो सकता है विचारों में? नहीं हो सकता है, बट वो हमारी मानसिकता, हम ये हमारे हमें हम वो है नहीं ना, उस तरह की फीलिंग नहीं है कि हम साधु संतों का सबका सम्मान करें। और उन्होंने बराबरी की बात सबसे पहले कहने वाले साधु संतों में तो रविदास रहे, तो दुनिया हम लोग उनको जात से जोड़ दिया है और जात से जोड़ दिया। साधु संत ऐसे जो लोग होते हैं उनको जात बरादरी से नहीं जोड़ा जाता। ये लोग तो समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए आते हैं और समाज के उत्थान के लिए अपने संदेश दे के जाते हैं। कितने अच्छे प्रवचन देकर नानक, कबीर, अब इन्हें देखिए ना, इन्होंने कितने प्रयास किए सबको एक मंच पे लाने के लिए, कभी नहीं आए। हम लोगों ने अलग अलग अपने इंटरेस्ट को लेकर जातियों में बट के अलग अलग आपस में लड़ रहे हैं, उनका अधिकार वो छीन के ले जा रहा है, वो उनका अधिकार छीन के ले जा रहा है, वो उनका अधिकार है, ये लड़ाइयाँ शुरू हो गई। सर मानोर काशीराम जी और जगजीवन राम का राजनीति को आप कैसे देखते हैं? जगजीवन राम एक बड़े विद्वान और बड़े राजनीतिक में मैं बाबा साहब से भी उन्हें आगे मानता हूँ। राजनीति किनको? अम्बेडकर अलग चीज है, लेकिन राजनीतिक होने की जो खूबियां नेता में होनी चाहिए जगजीवन राम की। देखा जगजीवन राम ने कभी सरकार के साथ टकराव नहीं किया। बाबा साहब एक हिंदू कोड बिल को लेके टकराव करके गवर्नमेंट छोड़ दी। मनोहर काशीराम, मनोहर काशीराम ने लोगों में जागृति पैदा की, उनके मिशन को आगे बढ़ाया, अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक्चुअली वो जो एक खला बनी ना जगजीवन राम के जाने से और डॉक्टर अम्बेडकर के जाने से, जो एक वैक्यूम बना, खाली स्पेस क्रिएट हो गया कि वहाँ ही भी कोई दलितों के नाम लेने वाले नहीं है। तो काशीराम ने पूरे देश के नौजवानों को दिशा दिया, ऑर्गेनाइज किया, बड़ा काम कर दिया। तो आप उनको छोटे मोटे हल्के में नहीं ले सकते, उनका बहुत बड़ा योगदान। जय भीम का नारा बुलंद किया, जय भीम का डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को बता दिया, इसमें दो राय नहीं। उनके बाद देखे ना, जब अम्बेडकर और देखिए 2-3 ही नेता हैं, एक नेता उनसे पहले आए थे, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ मैंने, बल्कि मैं जगजीवन राम और अम्बेडकर के बाद किसी को बड़ा नेता मानता हूँ तो मौर्य को मानता हूँ, बीपी मौर्य। मैंने उनको पढ़ा है, सामाजिक न्याय पे जो उनकी सोच थी ना, वो इन नेताओं में किसी में नहीं मिलेगी, इवन काशीराम में नहीं मिलेगी, मुझे क्षमा करना। सामाजिक न्याय की सोच इसमें भी नहीं मिलेगी, मायावती में। सामाजिक न्याय की सोच है जो डॉक्टर अम्बेडकर की सोच अगर आपने देखनी है तो आपको बीपी मौर्य में मिलती है। वो चाहते थे कि सबको साथ लाया जाए, वो चाहते थे कि आरक्षण का लाभ सबको मिलना चाहिए, जगजीवन वो चाहते थे बीपी मौर्य। ऐसा मायावती ने नहीं चाहा, ना ही काशीराम ने चाहा। अगर आप दलितों को इकट्ठा करने का सीधा रास्ता था कि आप आपस में बैठ गए, भाई जिसको जितना हक मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। एक एक घर में 10-10 IAS ऑफिसर, एक एक घर के अंदर इंजीनियर, डॉक्टर, मंत्री, शंत्री सारे होते जाएंगे, और एक ऐसी जात को जाते हैं ऐसी जिनके घर में एक सरकारी नौकरी नहीं, ये कैसे संभव होगा? और आरक्षण उन्हीं की वजह से मिला है आपको, छूत के कारण आपको आरक्षण मिला, और जिनके साथ छूत होती है उनको कोई जगह ही नहीं है, ना राजनीति में जगह है, ना सरकारी नौकरी में जगह है, ना पढ़ने में जगह है। ये कैसे चलेगा? कैसे इकट्ठा होगा? कैसे दलित इकट्ठा हो जाएगा? दलित इकट्ठा करने का प्रयास नहीं हुए,
किसी ने नहीं किया एक आदमी को छोड़। अम्बेडकर के बाद एक आदमी था, वो कभी जी सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है अब इसी में, वाल्मीकि समाज का पूरा लाभ जाट और चमार ले रहा है और वाल्मीकि समाज को कभी नहीं चाहता ये समाज कि आगे बढ़े, कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है। देखिए मैं बताऊं आपको, 70-80 के दशक कभी एक तरह के आपस में टकराव नहीं देखे। मैं तो अपने जीवन की बताता हूँ। तो मेरे सबसे अच्छे मित्र इसी समाज के लोग हैं, समाज के मेरे सबसे निकट दोस्त हैं, बहुत पारिवारिक संबंध। कभी इस तरह के भेदभाव नहीं देखे। जब धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि यार नौकरियों में तो हमारे पास झाड़ू के अलावा कुछ चाहिए और हमें तो कहीं जा आगे किसी जगह अंदर घुसने भी नहीं दिया जाता, लोग रोकना चाहते हैं हमें, तब से झगड़े शुरू हुए। जो उनको एहसास होने लगा कि हमारी हिस्सेदारी कहाँ है, फिर हम जैसे लोग पढ़कर आ गए समाज में। जब उनके दिमाग में ये चीज़ आने लगी कि हमारा समाज में कहीं प्रतिनिधित्व दिखता ही नहीं है। केंद्र में देखिए ना, केंद्र सरकार में आज तक सफाई मजदूर समाज का, वाल्मीकि समाज का कोई मंत्री नहीं आया। अच्छा, ये तो एक जाति हो गई, कम से कम 1,500 जाति हैं, उनमें से कितने मंत्री बने होंगे? सिवाय 1 या 2 जाति केंद्र में मंत्री बनती रही है, बाकी जातियाँ कहाँ जाएंगी? उनका भी कोई, कई जातियों को तो मेंबर पार्लियामेंट ही नहीं बने आज तक। गंजा जाति मुझे एक जगह मिल गई, आगरा में मैं कोई बैठक कर रहा था। गंजा जाति को लोग आके खड़े हो गए, साहब हमारा तो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, कोई नेता भी नहीं है हमारा क्या होगा? हमारी कौन लड़ाई लड़ेगा? मैंने हम लड़ेंगे आपकी लड़ाई, हम लड़ेंगे, हम अपनी जाति की लड़ाई अकेले की नहीं लड़ेंगे, हम वंचितों की लड़ाई लड़ते। अच्छा, आप भी समझ लें, मैं वाल्मीकि समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, मैं वंचितों की लड़ाई लड़ता। मेरी जो लड़ाई है वो वंचितों की लड़ाई है। देखिए PHC बोला ना, मैं वंचितों की लड़ाई लड़ता हूँ। जो भी वंचित है उसको उसका हक मिलना चाहिए। सर एक मेरे मन में सवाल है, आपसे ज़्यादा कौन बताएगा, ये वाल्मीकि शब्द जो आया और जाटो जब शब्द आया, आपकी जानकारी में कब आया, इसको हमारे दर्शकों को बता सकें तो? नहीं, वाल्मीकि के बारे में तो मैं अच्छे से कह सकता हूँ, उसके बारे में तो मुझे समझ गया। ये तो 50 के हमारे दिल्ली के अंदर 50 से पहले शब्द मेहतर ही इस्तेमाल होता है, मेहतर जाति के नाम से पहचाना जाता है। 50 के बाद ये शब्द पॉपुलर हुआ वाल्मीकि। हालांकि इसको देखने में तो ये आता है, ये अंग्रेजी को वक्त। ये वाल्मीकि शब्द किसका दिया हुआ नाम है? नहीं, मैं इसमें देखिए, मैं क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है, मैं सुनकर बात नहीं करता। मैं अंग्रेजों को गैजेटियर पढ़ता हूँ, गैजेटियर, तो वो जिले लेवल पे, क्षेत्र के लेवल पे रिपोर्ट तैयार करते थे अंग्रेज लोग 1880, 90 आगे उसके बाद में। उसमें जो अध्ययन करके रिपोर्ट बनाते थे उसमें भी मैंने वाल्मीकि शब्द का शब्द देखा है। लेकिन ये प्रचलन में आया पंजाब में पंडित अमीचंद के नाम से। पंडित अमीचंद कोई ब्राह्मण जाति के व्यक्ति थे जिन्होंने वाल्मीकि शब्द को सफाई मजदूरों के साथ जोड़ा। उन्होंने क्या ये शब्द होंगे और ये चूड़ा, ये आपको वाल्मीकि शब्द, ये भी जाति वाल्मीकि जाति, आपको वाल्मीकि जाति वो आपको उनकी औलाद है, उनके संतान है, तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया। तो आप जैसे विद्वान तो इसको सही और गलत तो आप करेंगे कि वाल्मीकि किस समाज के थे? नहीं, वो तो ब्राह्मण थे, उनका वाल्मीकि समाज से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सवाल है, समाज मानने लगा तो सब मानते हैं, हम भी नमस्कार करते हैं। और ये जाटो तो सीधे से रविदास को मानते हैं। नहीं, ये शब्द आया कब? नहीं, ये शब्द को भी मैंने बताया नहीं, शिक्षित पढ़े लिखे समाज जाति का पढ़ा लिखा शिक्षित समाज का वही समाज को लेकर आया। मुझे पॉसिबली अच्छे से जानकारी नहीं है, ये पंजाब से आया ये शब्द, या उसमें आप ज़्यादा जानकारी रखते होंगे, मुझे इसके बारे में मैंने बहुत अध्ययन नहीं किया। जी सर, इंडिया शब्द जो है संविधान में लिखा हुआ है, इंडिया व्यतीत भारत, 2 शब्द नाम है, लेकिन RS और BJP इंडिया शब्द इसलिए नहीं कहते क्योंकि अंग्रेजों का दिया नाम है। तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदू शब्द किसका दिया हुआ नाम है? ये इन्हीं से पूछो ना, हिंदू कहलाने वाले से। भाई मैं तो अपने को सीधे से बोलता हूँ, देखो अछूत जो है उसकी ना तो कोई जात थी, ना कोई धर्म था उसका। ये एक ऐसी जाति रही है जिसका ना कोई बाप है ना माँ है, ना इनका कोई स्थान है। ये तो आप मुझे ये कहते हो जिसके बीच में गए उसी के हो गए। सिखों में गए तो सिख बन गए, क्रिश्चियन के बीच में गए तो क्रिश्चियन हो गए, ब्राह्मणों के बीच में, हिंदुओं के बीच में गए तो मंदिरों में जाने लगे, वहाँ हिंदू बन गए। इसका कोई धर्म नहीं है, इसकी कोई जात नहीं है। जबरदस्ती कोई हमको कहते हिंदू, मैं तो बहुत दावे से लिख कर कहता हूँ हम हिंदू नहीं है। हमें तो हिंदू नाम जबरदस्ती दिया गया, थोपा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया हमें। नहीं, तो हिंदू शब्द तो मुसलमानों को दिया हुआ नाम है ना? ना, मुझे नहीं पता ये तो कहाँ से हिंदू शब्द कहाँ से आए, इसके बारे में भी मेरे को जानकारी नहीं। चलो ठीक है सर, हिंदू
आम जो बोला जाता है ये किसका दिया हुआ नाम है? अक्सर यूज करते हैं, चाहे नेता हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे पक्ष में हो। नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन तो उसको बात नहीं कहता है, हिंदुस्तान तो नहीं कहता। ये कोई संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म तो है नहीं हिंदुस्तान। जी सर, जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, तो सबसे बड़ा देशभक्ति तो जो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो उनको कहा जा सकता है, क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ एक भी उधर नहीं गए, पाकिस्तान नहीं गए। देखिए अब उनकी समझ है, देखिए इसको हम मान्यता कह सकते हैं, विश्वास कह सकते हैं। अब हिंदुओं की मान्यता है, उनका विश्वास है कि 36 करोड़ दे ही देता है। नहीं तो 36 करोड़ सुनकर भी अजीब लगता है। एक वक्त में तो 36 करोड़ हमारी पॉपुलेशन भी नहीं रही होगी देश की, और उस वक्त 36 करोड़ देता होंगे, तो बड़ी विचित्र स्थिति। बट ये उनका अपना, हिंदुओं का अपनी मान्यता है। उनका हिंदू खाता और फिर ब्राह्मण की बात करता, उनकी सोच है, उनका मान्यता है, तो इसमें हम सर अब लास्ट सवाल आपसे, ये जो आरक्षण है कब तक इसको रहना चाहिए? मांग हो रही है कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि 70 साल हो गए, देश आजाद हुए, अब तो सबको अधिकार है। ये आरक्षण का क्या मतलब है कि अब ये इसको आर्थिक आधार पर भी पटिशन डाला गया है, आप कैसे देखते हैं कि आरक्षण कब तक? देखिए शुरुआत में तो आरक्षण रखा गया था 10-15 साल के लिए, उन्हें पैक्ट वगैरह आप देखिए तो। लेकिन वो कहते हैं कि केवल जो राजनीतिक आरक्षण है उसके लिए 10 साल कहा जाता है। नहीं, वो 10 साल नहीं, सवाल वो राजनीतिक आरक्षण के साथ बाकी आरक्षण भी जुड़ा हुआ है। आप उसको अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि पूना पैक्ट में दोनों चीजें साथ हैं। स्कूलों में, कॉलेज में, आप एक एडवोकेट है, आपकी बात सारे लोग ध्यान से सुनते हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखिए जब ये पूना पैक्ट बना और उसमें स्कूलों में दाखिला, कॉलेजों में दाखिला, नौकरी में रिजर्वेशन और इस तरह के प्रोविजन बने, राजनीतिक आरक्षण बना, असेंबली में और पार्लियामेंट में सीटें रिजर्व होंगी, उसका टोटल पीरियड ही 15 साल रखा, 15 साल रखा, बहुत ज़्यादा 15 साल। और डॉक्टर अम्बेडकर इस पर एग्री कर गए। डॉक्टर अम्बेडकर भी मानते थे कि शायद ये प्रॉब्लम, हालांकि मैं दो बड़े विद्वान लोग हैं, मैं उनकी सोच के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। गांधी और अम्बेडकर कैसे उन्होंने ये सोच लिया कि 10 या 15 साल में ये समस्या हल हो जाएगी, उनकी अपनी सोच थी, और उन पर हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं थी, हम उनकी सोच पर, लेकिन वो सब तो नहीं चली। आज 75 साल हो गए, अभी भी आरक्षण का पीछा कोई नहीं छोड़ना चाहता। आप आरक्षण समाप्त करने की बात देख लीजिए, पूरे देश में आग लग जाएगी। एक्चुअली उसका हल मुझे समझ नहीं आया, कोई भी सरकारों ने कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं कि इसका हल कैसे निकाला जाए। सब सरकारें आए और वो चलती रही, आए धक्का दे के चलाते रहे, किसी को मिल रहा है मिलता रहे। कांग्रेस ने कभी ध्यान ही नहीं दिया किसको आरक्षण मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। सर आपने बहुत बढ़िया से हमारे दर्शकों को समझाया। लास्ट में एक सवाल और रह गया कि कट्टर हिंदू और कट्टर अम्बेडकरवादी किसको आप मानते हैं सर? इसको मानते मतलब कैसे पहचाना जाए कि कट्टर हिंदू है, कट्टर अम्बेडकरवादी? देखिए कट्टरता के अंदर मैं विश्वास नहीं करता। मैं भी अम्बेडकरवादी हूँ। क्या पहचाने अम्बेडकरवादी है? मेरे विचार अम्बेडकरवादी हैं। मेरी पहचान, मैं माथे पे तो लिख के चल नहीं सकता। मेरी लाइब्रेरी में देखो, अगर 2000 किताबें हैं तो उसमें 1500 पौने 2000 किताबें अम्बेडकर और कानून से जुड़ी किताबें होंगी। अम्बेडकरवाद का मतलब तो यह है कि मेरा सारा लिटरेचर घर में अम्बेडकरवाद से भरा हुआ है, और अम्बेडकर कहने वाले, अपने को अम्बेडकरवादी कहने वाले, उनके घर में एक किताब। सर कई लोग कहते हैं कि जो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दिलाया था, 22 प्रतिज्ञा लेने की जरूरत नहीं, पंचशील कर लिया, वही सबसे बड़ा बुद्धिस्ट है। कैसे देखते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता ये जो प्रतिज्ञाएं वगैरह, उनको जो बुद्धिस्ट कट्टरवाद, जो मैं कट्टरवाद में इसलिए कोई आदमी मत कहे जो मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ क्योंकि मैंने 22 प्रतिज्ञा नहीं ली, तो ये गलत बात है। कैसे प्रतिज्ञा कहाँ लिखी है कि प्रतिज्ञा लेना जरूरी है, वही बुद्धिस्ट कर सकता है? अगर ऐसा है तो भाई मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अम्बेडकरवादी हूँ और अपने को बुद्धिस्ट भी कहता हूँ। मेरे घर में देख लें, भगवान बुद्ध की मूर्ति मिलेगी, किताबें मिलेगी मेरे पास। मैं मन से मानता हूँ, मैं तो नाटकबाजी नहीं करता। और ये अगर दिखाया मैंने, हमें ये कट्टरवाद में मैं विश्वास नहीं करता। सर चाहे वो अम्बेडकरवाद हो, चाहे वो कुछ और बात हो। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें काफी समय दिया। नहीं, कोई आरक्षण पर अगर कोई और सवाल रह गया तो वो पूछ लें, तो वो ज्यादा विषय बहुत जरूरी है। अभी आपने कहा तो उसमें एक नई समस्या आ गई। हाँ, ये आर्थिक आधार पे, आर्थिक आधार, असली आर्थिक आधार वाला मुद्दा शुरुआत में मैंने ही उठाया सबसे पहले। क्या ये बवाल नहीं मचेगा सर? नहीं, इसमें कोई बवाल नहीं मचने वाला है, क्योंकि ये मुद्दा अब बहुत भारी पड़ने वाला है। आवाज नहीं उठाएंगे इसको? जिनके पेट भर गए उन्हें उठाने की क्या जरूरत है? मैं तो सीधा कहता हूँ। आपको तो नहीं भरा है सर? एक सेकंड, ना एक बात सुनिए। मैं पहले शायद व्यक्ति हूँ जिसने मैं हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी में, देवीलाल यूनिवर्सिटी है क्या थी, वहाँ बोल रहा था। मैं स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि क्या आप आरक्षण छोड़ने, आप लोग आरक्षण के लड़ते हैं, क्या आप आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं?
तो मैंने उनसे कहा था कि लाइए कागज़ दीजिए, मैं लिख के देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए आरक्षण, लाइए कागज़ लाइए, मैं लिख के देता हूँ। तो जब तक आप आरक्षण छोड़ेंगे नहीं, ये विवाद खत्म नहीं होगा। जिसका पेट भर गया उसे आरक्षण छोड़ना पड़ेगा। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, सबको सुना कर कह रहा हूँ, आरक्षण तुमको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम गए हैं कोर्ट में, हम छुड़वाएंगे तुमसे। भाई जिसका पेट भर गया छोड़ दो, दूसरे को आने दो आगे, क्या बुराई है? कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कहता कि ये आरक्षण कोई इंडेफिनिट पीरियड के लिए है। कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि 10 साल के बाद खत्म करना है। राजनीतिक आरक्षण भी 10 साल के बाद खत्म होना चाहिए, ये बढ़ाती जा रही है सरकार। आरक्षण हमेशा के लिए नहीं डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, ना गांधी ने कहा। उन्हें पता था ये एक ऐसी चीज है, जब समाज आप संपन्न होकर समाज में आ गए, एसिमिलेट हो गए, समाज में घुल मिल गए, फिर आपको आरक्षण की आवश्यकता क्या है? अब आरक्षण किसी और को जाने दो ना, यही तो लड़ाई है, यही तो मैं लड़ाई लड़ता हूँ। तो जो संपन्न हो गया है, जिसका पेट आरक्षण से भर गया, वो आरक्षण छोड़े। कैसे मापेंगे ये संपन्न हो गया, ये आर्थिक आधार से वो हो गया, कैसे इसका जांच पड़ताल होगा? नहीं, ये सरकार आसानी से कर सकती है। जैसे अभी देखा नहीं, आज अखबार में न्यूज है, तो वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, वो आर्थिक आधार को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन वो ये नहीं पहुंचे, सबसे पहले तो मैं पहुंचा हुआ हूँ जी, लेकिन आपका नाम नहीं आया। नहीं, उसकी कोई दिक्कत, मेरा तो पिटीशन पेंडिंग है, उनके कहने से क्या होता है? अच्छा। मेरी तो आज भी पिटीशन पेंडिंग है। मैंने आर्टिकल दिया, आपको पढ़ के देखो, उसमें पता चल जाएगा ये मुद्दा किसने रेज किया है। ये बात तो मैं उसकी वजह तो आप चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर अच्छा हो? नहीं, मैं आर्थिक आधार की बात नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि जो संपन्न हो गया, तो संपन्न बहुत तरीके से हो सकते हैं। प्रोफेसर बन गए, टीचर बन गए, मंत्री बन गए, धन भी आ गया, राजनीतिक शक्ति भी आ गई, सामाजिक शक्ति भी मिल गई आपको, शिक्षा भी मिल गई आपको, तो आप आरक्षण के पीछे क्यों पड़े? आरक्षण क्यों नहीं छोड़ना चाहते? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं ही एक पूरे परिवार में पढ़ा लिखा आदमी, मैं नहीं कह देता मैं आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार। मेरे पास क्या है? लेकिन सर आप क्या देख रहे हैं? जिस घर में मैं बैठा हूँ, ये मेरी पूरी सारे जीवन की कमाई का ये घर बना है। सर आप तो करें आरक्षण, जिसको पेट भर गया खत्म कर, लेकिन अपने समाज में अगर सर्वे किया जाए, ना तो उनके फैक्ट्री है, ना जमीन है, ना जायदाद है, तो कैसे आप? संविधान कहीं ये वायदा नहीं करता कि आपको मैंने टाटा बिरला बनाना। आप ये कहेंगे संपन्न होने का मतलब टाटा बिरला बनना, ये कहना चाहते ना? सेल्फ मुख्य धारा में जोड़ना, सेल्फ डिपेंड होना है ना, आत्मनिर्भर होना है ना। आत्मनिर्भर किसे कहते हैं? जो टाटा बिरला बन जाएगा उसे आत्मनिर्भर बोलेंगे आप? आत्मनिर्भर किसी के खेतों में काम न करने जाए, किसी फैक्ट्री में काम करने वही तो कह रहा हूँ, रोजगार मिल जाए, वही मैं कह रहा हूँ, उसी को कहते हैं आत्मनिर्भर होना। आपकी रोजी रोटी चल जाए, आपके घर हो, सर छिपाने के लिए जमाओ, बच्चे पढ़ने लिखने जा रहे हो, यही जरूरतें हैं। तो क्या देखिए, आप डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया समझे, कितने लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं ये जो ऐसी समाज के लोग हैं? अब तो बहुत लोग मिल जाएंगे। अब पूरे 75 साल से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं लोग, भरे पड़े। आप पहचानेंगे नहीं, पूरा हरियाणा जाके देख लो, राजस्थान जाके देख लो, उत्तर प्रदेश जाके देख लो, आप लोगों को पहचान नहीं पाएंगे। इतने संपन्न हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी आरक्षण के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन सर इतना पैसे वाले होने के बाद भी झाड़ू नहीं छोड़ रहे, कलम नहीं पकड़ रहे सर। ना, वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है। संपन्न आदमी झाड़ू नहीं लगाएगा, जिसके पास रोजी रोटी नहीं, झाड़ू वो लगाता है। जिसके पास रोजी रोटी नहीं है, अब तो वो भी ले ली, झाड़ू भी ले ली, झाड़ू भी आप पार्टी वाले लेके छीन के लेके चले गए। रह क्या गया उनके पास? अब तो कुछ भी नहीं, ना नौकरियां उनके पास, ना पढ़ाई लिखाई उनके पास। वो तो हम जैसे 2-4-10 परिवार के लोग निकल कर आगे न जाने कैसे संघर्ष करके उनके पास रह क्या गया। लास्ट में हमारे दर्शकों को समझा दीजिए सर, कैसे हमारा समाज जो आत्मनिर्भर बने और शिक्षा ग्रहण करे, जिसे बाबा साहब ने कहा कि जो शिक्षा वो से निकले, जो दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं दर्शकों को समझा, ये तो आप सच कहते हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी। शिक्षा तो आपको लेनी पड़ेगी। शिक्षा लेंगे, आपको आगे जाने का अवसर मिलेगा, नौकरी मिलेगी, समाज में सम्मान बढ़ेगा, लोग आपको बगल में बिठाएंगे, चाहे आप किसी भी वर्ग के हैं। शिक्षा तो बहुत जरूरी है, संघर्ष करना पड़ेगा, लेबर करनी पड़ेगी। झाड़ू जो आदमी इस स्थिति में है तो झाड़ू छोड़ सकता है, उसे छोड़ना पड़ेगा, जिसकी मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। लोगों ना 200-300 रुपए के लिए गटर में घुस जाता है आदमी और मर जाता है, रोज मरते हैं लोग। चंद्रयान में चला जा रहा है, लेकिन ये सीवरयान में नहीं पहुंच पा रहे। भाई आप देखिए, सीवर के अंदर आप इसमें किसको, आप उसको दोषी बना रहे हैं जो सीवर में जा रहा है, या सरकार को दोषी बना रहे हैं। आपने कहा चंद्रयान लेकर पहुंच गए, आप चंद्रमा पर पहुंच गए, लेकिन आप नाली को साफ करने की कोई व्यवस्था नहीं ईजाद कर पा रहे हैं। आप कौन से कहते हैं कि हम कौन से युग में रहते हैं? क्या बोलते हैं ये लोग? अमृतकाल में हैं, इसे आप अमृतकाल कहते हैं। सड़कों पर रोज मरता है हमारा आदमी, सफाई करते हुए गटर के अंदर घुस के नाली साफ करता है, मर जाता है 200-300 रुपए की वजह से। हम कौन सी तरक्की कर लिए? भारत कहाँ जा रहा है?
काय को ये लोग ये समझते कि ये इंसान नहीं है, इसको इंसान भी नहीं समझते आप सभा हिंदू को। ठीक है सर, मैं अब आप यहीं पे समापन करना चाहता हूँ कि साथियों आप देख सकते हैं कि हमारे ओपी शुक्ला सर एडवोकेट किस तरह से आप लोगों को अपनी पूरी व्याख्या किया और जो भी सवाल आपके थे सब इनसे सर से लिया है। आप हमारी बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया में जरूर बताएं और कहाँ से देख रहे हैं लिखें। और हमारा सबसे जो काम करने का फल है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली।